बच्चों, हम विभिन्न प्रक्रमों में एंथैल्पी परिवर्तन पढ़ रहे थे, यानी ऊष्मा परिवर्तन पढ़ रहे थे। उसी क्रम में आगे चलते हैं। तनुता ऊष्मा, हीट ऑफ डाइल्यूशन। इसका मतलब ये है कि किसी विलयन में और विलायक मिलाकर उसको तनु करने में उत्पन्न होने वाली या अवशोषित होने वाली ऊष्मा की मात्रा को उस विलयन की तनुता ऊष्मा कहते हैं। जैसे HCl में हमने ये 25 ml HCl का जलीय विलयन है, इसमें 15 ml जल और मिलाया तो इसमें जो है 40 मिलीलीटर जलीय विलयन प्राप्त हुआ HCl का, तो इसमें उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की मात्रा है -0.76 किलो जूल। तो इसकी विलयन ऊष्मा हुई HCl के 25 मिलीलीटर जलीय विलयन की, जब उसमें 15 ml जल मिलाएंगे इतनी ऊर्जा उत्पन्न होगी, इतनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। फिर कणीकरण ऊष्मा, हीट ऑफ एटमाइजेशन। किसी पदार्थ के एक मोल को उसके गैसीय परमाणुओं में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की कणीकरण ऊष्मा कहते हैं। जैसे एक मोल मीथेन को हमने कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं में बदला, वो भी गैसीय रूप में, तो इसमें 1665 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ी। तो इसकी कणीकरण ऊष्मा है 1665 किलो जूल प्रति मोल। इसके बाद अबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा, इसको हम बंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहते हैं। किसी पदार्थ की गैसीय अवस्था में, और उसका एक मोल हम लेंगे, ये ध्यान देंगे, किसी पदार्थ के एक मोल की गैसीय अवस्था में उसके किसी बंध के, बल्कि बंध को एक मोल बोलते हैं यहाँ पे, दोबारा से परिभाषा पे ध्यान देंगे, किसी पदार्थ के गैसीय अवस्था में उसके किसी विशेष बंध के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस बंध की बंध वियोजन ऊर्जा या अबंध ऊर्जा या बंध ऊर्जा कहते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का उदाहरण लिया, हाइड्रोजन गैस अवस्था में इसके दो परमाणुओं के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, इसके एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा ये +435.8 किलो जूल होती है, तो इसकी बंध ऊर्जा इतनी होगी। इसके बाद अवस्था परिवर्तन में ऊष्मा परिवर्तन या एंथैल्पी परिवर्तन। नंबर 1, गलन ऊष्मा। गलन ऊष्मा इंग्लिश में कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक पर द्रव अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की गलन ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पे बर्फ़ की गलन ऊष्मा, बर्फ़ को 0 डिग्री सेल्सियस गलनांक होता है, इस पर पिघलाया तो इतनी ऊर्जा यहाँ पे देनी पड़ेगी, तो बर्फ़ की गलन ऊष्मा इतनी है। इसके बाद वाष्पन ऊष्मा, हीट ऑफ वेपराइजेशन। किसी द्रव पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक पर गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की वाष्पन ऊष्मा कहते हैं। जैसे जल के एक मोल को द्रव अवस्था में 100 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक होता है, भाप अवस्था में बदला तो इसमें 40.7 किलो जूल ऊर्जा इसको देनी पड़ेगी, तो इसकी वाष्पन ऊष्मा इतनी हुई। इसके बाद ऊर्ध्वपातन ऊष्मा। ऊर्ध्वपातन जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं और वो सीधा गैस अवस्था में बदल जाए तो ऐसे पदार्थ को हम ऊर्ध्वपातज पदार्थ कहते हैं तथा इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे हम कपूर को गर्म करें तो कपूर सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो ऊर्ध्वपातन ऊष्मा क्या है? किसी ठोस पदार्थ के एक मोल को उसके गलनांक से नीचे गर्म करके गैस अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की ऊर्ध्वपातन ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पे आयोडीन, ठोस आयोडीन है, इसके एक मोल को इसके गलनांक से नीचे गर्म करके गैस अवस्था में बदला तो इतनी ऊर्जा 62.4 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो इसकी ऊर्ध्वपातन ऊष्मा इतनी है। इसके बाद संक्रमण ऊष्मा, हीट ऑफ ट्रांजिशन। संक्रमण कहते हैं किसी पदार्थ के एक अपरूप का दूसरे अपरूप में बदलना, जैसे लाल फास्फोरस का पीले फास्फोरस में बदलना, या पीले फास्फोरस का लाल फास्फोरस में बदलना, या ग्रेफाइट का डायमंड में बदलना, या ऑक्सीजन का ओजोन में बदलना, या ओजोन का ऑक्सीजन में बदलना। तो जब किसी पदार्थ के एक मोल को उसके दूसरे अपरूप में बदला जाता है तो उसमें उत्सर्जित होने वाली या अवशोषित होने वाली ऊर्जा की मात्रा को उस पदार्थ की संक्रमण ऊष्मा कहते हैं। जैसे यहाँ पे ये सफ़ेद फास्फोरस है, इसके एक मोल को लाल फास्फोरस में बदला गया तो इसमें -4.30 किलो जूल ऊर्जा
उत्सर्जित होगी क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा है, तो इसकी संक्रमण ऊष्मा हुई सफ़ेद फास्फोरस की -4.30 किलो जूल प्रति मोल पर मोल। इसके बाद जालक ऊर्जा। जालक ऊर्जा ये आयनिक यौगिक को उसके आयनों में बदलने के लिए दी जाती है। इसकी डेफिनेशन, किसी आयनिक ठोस के 1 मोल को उसकी गैसीय अवस्था के आयनों में बदलने के लिए, या आयनों में बदला वो भी गैसीय रूप में, तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को हम कहते हैं उस पदार्थ की जालक ऊर्जा। जैसे यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की जालक ऊर्जा है +786 किलो जूल, यानी 1 मोल सोडियम क्लोराइड को उसके आयनों में गैसीय अवस्था में बदलने के लिए 786 किलो जूल ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इस तरह से विभिन्न प्रक्रमों में जो एंथैल्पी परिवर्तन है उसके बारे में यहाँ पे बता दिया गया है। यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर बता रहा हूँ मैं, ये जितनी भी ऊष्माएं लिखी हैं ये स्टैंडर्ड स्टेट में यानी ताप दाब की निश्चित स्थितियों पर ज्ञात की जाती हैं, तो इसलिए इनके सब आगे हम मानक शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे मानक तनुता ऊष्मा, मानक करणीकरण ऊष्मा, मानक आबंध ऊर्जा। और क्योंकि ये प्रति मोल पर ज्ञात की जाती हैं, 1 मोल के लिए ज्ञात की जाती हैं, तो मोलर शब्द भी जोड़ सकते हैं, जैसे मोलर तनुता ऊष्मा, मोलर कणीकरण ऊष्मा, मोलर आबंध ऊर्जा। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछे कि मोलर तनुता ऊष्मा क्या है, या मोलर कणीकरण ऊष्मा क्या है, या मानक तनुता ऊष्मा क्या है, मानक कणीकरण ऊष्मा क्या है, तो सबके आंसर इसी तरह से दिए जाएंगे जो मैंने बताया है। आज इतना ही, इसके आगे अगली वीडियो में बताऊँगा।